नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 6 विज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ते हैं जो कि स्टे एट होम के अंतर्गत किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं भोजन के घटक। देखो, भोजन हमारे विभिन्न प्रकार का होता है और उसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें हम डालते हैं। जैसे चपाती है, दाल है, बैंगन है, बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरी तरफ चावल है, सांभर है, तो उनमें अलग अलग चीज़ें डलती है। पिछले अध्याय में हमने भोजन के संगठक के बारे में पढ़ लिया था और इस अध्याय में हम घटकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों का जो वितरण है उसके ऊपर ये पाठ है कि हमारे आहार में ऐसे क्या क्या अवयव डाले जाएं जिससे कि वो हमारे लिए फायदेमंद हो। तो विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में के जो सामान्य भोजन हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। पंजाब के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, पंजाब में अन्न का व्यंजन मक्के की रोटी खाई जाती है और राजमा इसमें डाल के खाया जाता है, जो दाल होती है राजमे की। सब्जियों में सरसों का साग खाया जाता है और अन्य व्यंजन में दही, घी ये लिया जाता है। तो अपने राजस्थान में ये अपन लिख सकते हैं कि राजस्थान में दाल बाटी चूरमा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा बनता है घरों में। उसके बाद में पोषक की बात करेंगे। तो पोषक क्या होता है? पोषक उसे कहते हैं जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करे। पोषक से हमारे शरीर की जो तंदुरुस्ती है वो बनी रहती है। तो हमारा जो भोजन है उसमें मुख्य रूप से कितने पोषक तत्व होने चाहिए, उनके नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त जो रुक्षांश है और जल है उनकी मात्रा भी होनी चाहिए। तो देखिए, पोषक मुख्य रूप से कितने हो गए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सारे के सारे पोषक हो गए। उसके बाद में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के जो पोषक है वो किस तरीके से हमको फ़ायदा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। देखो, कार्बोहाइड्रेट पाया किस में जाता है? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से एक शर्करा का बहुलक होता है। जो ग्लूकोज है अपनी, उसका बहुलक अपना कार्बोहाइड्रेट होता है और मंड और शर्करा के रूप में ये मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट करते हैं हम कि भाई हमारा जो खाद्य पदार्थ है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो उसके टेस्ट के लिए एक आयोडीन का तनु विलयन लेते हैं और जल से आधी भरी हुई परख नली में वो मिला देते हैं। उसके बाद में कॉपर सल्फेट, सौ ml जल में 2 ग्राम घोलने से बन जाता है। तो ये कुछ रासायनिक पदार्थ है। हमको क्या करना है? मंड के लिए परीक्षण, तो आयोडीन डाल के देखना है। आयोडीन डाल के जब भी हम देखते हैं तो यह नीला या काला रंग हो जाता है इसका मतलब इसमें मंड उपस्थित है। मंड का मतलब कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में प्रोटीन की बारी की। प्रोटीन का टेस्ट हम किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे प्रोटीन किस किस में होता है। प्रोटीन मूंगफली, दूध, ये सारे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ लेते हैं और उस पे 8 या 10 बूंद कास्टिक सोडा या NaOH की डालते हैं। कास्टिक सोडे का सूत्र होता है वो NaOH होता है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कहते हैं। तो एक ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट की डाली है
और 10 बूंद कास्टिक सोडे की डाली है। अब इसको मिलाते हैं तो जो हमारा विलयन है वो बैंगनी हो जाता है, और बैंगनी जो विलयन है वो प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। उसके बाद में हम वसा के लिए परीक्षण करेंगे। तो वसा के लिए परीक्षण बिल्कुल सामान्य है कि जैसे बीज होते हैं छोटे छोटे, मूंगफली के बीज ले लिए तो उनको थोड़ा सा कूट कर लपेटते हैं उनको कागज़ में, और थोड़ा सा कूट लेते हैं उनको और कागज़ में लपेट लेते हैं। तो कागज़ है हमारा वो क्या हो जाता है, कागज़ में तेल की मात्रा आ जाती है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो हमारे पास खाद्य पदार्थ है उसमें वसा उपस्थित है। तो ये कुछ टेस्ट थे, परीक्षण थे, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व उपस्थित है। इसके बाद में विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं उनकी हम जानकारी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट मक्के में पाया जाता है, आम में होता है, तरबूज में होता है, पपीते में होता है, गन्ने में होता है और आलू में, शकरकंद में, गेहूं में, चावल में और बाजरे में। इन सारों में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। उसके बाद में बात करेंगे हम वसा के स्रोत। अब देखो वसा जो होती है वो जंतुओं से भी मिल सकती है और पादपों से भी मिल सकती है। तो सबसे पहले पादप से कौन कौन सी वसा मिलती है? मूंगफली है, बादाम है, हमारी बादाम की जो गिरी होती है उसका जो तेल निकलता है, और तिल है। तो ये है पादप से प्राप्त होने वाली वसा। उसके बाद में जंतु से प्राप्त होने वाली वसा कौन कौन सी है? मछली, मांस, दूध है, मक्खन है, क्रीम है, ये सारे के सारे हमको जंतु से मिलते हैं। उसके बाद में प्रोटीन के स्रोत की बात करेंगे हम। तो प्रोटीन विभिन्न प्रकार की दालों में पाया जाता है, जैसे चने की दाल है, मूंग की दाल है, तुअर की दाल है, राजमा की दाल है, सोयाबीन की दाल है और मटर की दाल है। मटर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है। उसके बाद में जंतु स्रोतों की बात करेंगे। तो जंतु स्रोत में मांस है, मछली है, पनीर है, दूध है, ये और अंडे हैं। ये सारे के सारे प्रोटीन के स्रोत हैं। अब देखो प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है? तो देखो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और हमको स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसलिए इस भोजन को, जो भोजन प्रोटीन युक्त होता है, उस भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। जो विटामिन होता है, विटामिन हमारा शरीर से जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि करता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। उसके बाद में कई प्रकार के विटामिन हैं जो विशेष रूप से कई रोगों के कारण होते हैं, जिनकी कमी से कोई रोग हो जाते हैं। यहाँ विटामिन ए है, तो विटामिन ए हमारा आँखों को स्वस्थ रखता है, मतलब आँखों की रोशनी हमको सही चाहिए, तो हमको विटामिन ए युक्त भोजन लेना होगा। उसके बाद में सी, तो विटामिन सी जो है वो हमारा रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे लड़ने में विटामिन सी हमारी मदद करता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी अस्थियों और दांतों, जो हड्डियां होती है हमारे शरीर की, उनको मजबूत बनाता है। तो ये थे कुछ विटामिन। उसके बाद में कुछ तत्व होते हैं, जैसे आयोडीन है। तो आयोडीन किस किस में पाया जाता है? पालक में आयोडीन होता है, अदरक में भी आयोडीन होता है, मछली में आयोडीन होता है। और फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं। फास्फोरस होता है अपना केले में, दूध में। देखो दूध तो ऐसा पोषक है जिसमें लगभग सभी कुछ आता है, इसलिए दूध पीना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए। लौह तत्व किस में पाया जाता है? पालक में, कलेजी में, सेव में,
कैल्शियम किस में पाया जाता है? अंडे में, दूध में। ये सारे के सारे खनिज लवण कहलाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे आहारी रेशे, जो रुक्षांश होते हैं उनके बारे में। तो जो हमारे शरीर की पाचन शक्ति है उसको बरकरार रखने के लिए हमको रेशों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम अपने भोजन के साथ यदि रेशों की कुछ मात्रा लें, रेशों युक्त भोजन की मात्रा लें, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने का कार्य करता है। जल जो है वो, जल के बिना जो अवशोषक पदार्थ हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, उनको अपना शरीर अवशोषित नहीं कर पाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं एक सप्ताह में जो भी हमको खाना है उसका एक चार्ट निरूपण करते हैं और उसको संतुलित आहार के रूप में हम लेते हैं। तो यहाँ हम संतुलित आहार की परिभाषा देंगे। तो पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं उसको हम आहार कहते हैं। लेकिन क्या यह संतुलित आहार होता है? तो संतुलित आहार की परिभाषा क्या होगी? वो आहार जिसमें जो सारे के सारे पोषक तत्व मैंने बताए हैं ऊपर वो विद्यमान हो, उस आहार को हम संतुलित आहार कहेंगे। उसके बाद में कुछ सब्जियां हैं और कुछ दालें हैं, यदि उनका छिलका उतार दें तो उनके छिलके में खनिज लवण होते हैं। दूसरी बात, सब्जियों को यदि हम उबाल लेते हैं तो उनसे जो उनके मिनरल्स होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, उनमें नुकसान होता है, उनके विटामिन्स में नुकसान होता है। तो कई सब्जियां ऐसी होती है जिनको कच्चा ही खाना चाहिए, जैसे गाजर है, मूली है, उनको कच्चा खाना चाहिए। और जो दाल है उसको बार बार धोने से उनके विटामिन अलग हो जाते हैं, इसलिए उनको बार बार नहीं धोना चाहिए। उसके बाद में पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। तो जो विटामिन सी युक्त पदार्थ हैं उनको कच्चा खाना चाहिए, जैसे नींबू है, मौसमी है और जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। उनको हम जितना चाहें कच्चा ही खाएं, जिससे कि हमको विटामिन सी मिलता रहे। उसके बाद में बात करते हैं हम मोटापे की। तो कई बार क्या होता है कि जो वसायुक्त भोजन है, जैसे समोसा है, कचौरी है और बाहर जो ठेले पे बर्गर मिलता है उसका हम ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, तो हमारा शरीर मोटापे से ग्रस्त हो जाता है। मोटापा जो है वो शरीर के लिए हानिकारक है। उसके बाद में हम बात करेंगे अभावजन्य रोगों की। तो कई बार क्या होता है कि हम पूरी तरीके से समय पे भोजन ले रहे होते हैं, उसके बाद में भी हम किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो वो बीमारियां होती है अभावजन्य बीमारियां, और ये किसी विशेष पोषक तत्वों के अभाव में होती है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है। जो विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण जो रोग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पाठ में। तो विटामिन ए की बात करेंगे। इसमें हो जाता है क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब जो दृष्टि है वो कमज़ोर हो जाती है। लक्षण क्या है इसके? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाना। और विटामिन ए युक्त हमको भोजन लेना चाहिए जिससे कि ये बीमारियां नहीं होगी। उसके बाद में विटामिन बी, तो इससे बेरी रोग हो जाता है। उसके बाद में जो दुर्बल पेशियां हैं विटामिन बी के कारण हो जाती है शरीर की। उसके बाद में विटामिन सी की बात करेंगे। विटामिन सी
जो होता है उससे स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी में क्या होता है कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है। विटामिन डी जो है उससे अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती है, इसको रिकेट्स बोलते हैं। कैल्शियम के कारण हड्डियों का और दांतों का क्षय हो जाता है, इसलिए दूध का सेवन लगातार करना चाहिए। कमज़ोर अस्थियां हो जाती है, दंत क्षय हो जाता है। आयोडीन की कमी से घूंघा हो जाता है। बच्चों की जो थायराइड ग्रंथि है जो गले में पाई जाती है वो फूल के मोटी हो जाती है। इसमें लौह तत्वों के कारण एनीमिया हो जाता है, जिसको हम अरक्तता कहते हैं, और अरक्तता के कारण शरीर में कमजोरी आ जाती है। तो हमको आहार का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।